नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें बताते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी। किरण रिजिजू ने बिल पेश करते हुए कहा, यह धार्मिक नहीं, संपत्ति से जुड़ा है बिल। विपक्ष पर लगाया गुमराह करने का आरोप। लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वक्फ के खिलाफ भ्रम फैलाया गया। बिल को लेकर मुस्लिमों को डराया जा रहा है। अगले 4 साल में सभी मुस्लिम समझ जाएंगे इस बिल का क्या फायदा होगा। संसद से पारित विधेयक सभी को मानना होगा। सदन में चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बिल को उम्मीद बताते हुए कहा, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था वक्फ। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, राजनीतिक के साथ सामाजिक लोकतंत्र जरूरी। राज्यसभा में अप्रवास और विदेशी विषयक बिल 2025 हुआ पारित। 4 पुराने कानून की जगह बनेगा एक नया कानून। और नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम जारी। मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला की सीमा पर सुरक्षा बलों ने 2 इनामी महिला नक्सलियों को किया ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। और आइए सबसे पहले हम आपको लिए चल रहे हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर स्थापित करते हुए सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव की शुरुआत की है। यह अभियान नए शैक्षणिक सत्र में बच्चों को स्कूल से जोड़ने और शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने का एक प्रेरणादायक प्रयास है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में प्रवेश उत्सव। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में मनाया प्रवेश उत्सव। शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने का प्रेरणादायक प्रयास। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में विभाग द्वारा पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध। कोई भी बच्चा कागजी बाधाओं के कारण नहीं रहेगा शिक्षा से वंचित। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले बेहतर विकल्प के रूप में स्थापित। हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर स्थापित करते हुए सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव की शुरुआत की है। ये अभियान नए शैक्षणिक सत्र में बच्चों को स्कूल से जोड़ने और शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने का एक प्रेरणादायक प्रयास है। सरकार के इस पहल की हर तरफ प्रशंसा हो रही है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य को संवारने के साथ साथ समाज के हर वर्ग को शिक्षा के अधिकार से जोड़ने का एक अनुपम अवसर प्रदान कर रहा है। स्कूलों को गुब्बारों, रंगोली और स्वागत द्वारों से। और आइए आपको इस वक्त हम सीधे लोकसभा लिए चलते हैं। आरएलडी के सांसद राजकुमार वहां पर बोल रहे हैं वक्फ बिल पर। सरकार का उद्देश्य इस बिल के माध्यम से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना नहीं, बल्कि यह वक्फ की संपत्तियों का न्यायपूर्ण तरीके से बेहतर एवं कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। एक अनुमान के अनुसार इनकी कुल कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। अतः इस विशाल राशि का न्यायपूर्ण तरीके से कुशल प्रबंधन आवश्यक हो जाता है, जिसकी व्यवस्था इस बिल के माध्यम से की गई है। अध्यक्ष महोदय, ये बिल सेंट्रल वक्फ काउंसिल को अधिक समावेशी स्वरूप प्रदान करता है। इसके द्वारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों को में 2 मुस्लिम महिला सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया है। यह प्रावधान हमारी मुस्लिम बहनों के प्रति हमारी सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। हमारी बहनें अब वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी। इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रकार दान की हुई संपत्ति यदि सरकार के स्वामित्व में आ जाती है, तो जिले का जिलाधिकारी उसे विधवा महिलाओं या अनाथों के कल्याण में उपयोग कर सकेगा। इस प्रकार यह बिल वक्फ संपत्तियों का कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करता है। महोदय, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सभी समुदायों को समान अधिकार प्राप्त है। वक्फ संपत्तियां वर्षों से मुस्लिम समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी कार्यों के लिए एक मजबूत आधार रही हैं। लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि कुछ दशकों से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, अनाधिकृत कब्जे और भ्रष्टाचार की कई शिकायतें आई हैं। यह विधेयक इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया है।
आदरणीय महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो अभी वक्फ विधेयक पर लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, वक्फ मुस्लिम समाज के उत्थान और तरक्की के लिए बनाया गया एक बेहतरीन इदारा है, परंतु विडंबना यह है कि यहाँ बड़े ओहदों पर बैठे और इसको चलाने वाले इसी समाज के लोग वक्फ के उत्थान और तरक्की के लिए काम न करके अपने व्यक्तिगत तथा अपने परिवार के लिए हित साधने में लगे हुए हैं। अगर समीक्षा की जाए तो राजकुमार सांगवान को आप सुन रहे थे। आरएलडी के सांसद हैं। वक्फ बिल पर चर्चा चल रही है लोकसभा में और उस पर वो हिस्सा ले रहे थे। और आइए अब हम आपको अगली खबर की ओर लिए चलते हैं, अगले राज्य की ओर लिए चलते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 22 साल बाद राज्य में सरकारी बसें एक बार फिर चलती हुई दिखाई देंगी। राज्य की मोहन कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश राज्य में सुगम, सुरक्षित एवं विनियमित यात्री परिवहन सुविधा निजी क्षेत्र के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने के निर्णय से राज्य की जनता को बड़ी राहत मिलने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में फिर से शुरू होंगी राज्य परिवहन की बसें। सरकार ने दी मंजूरी, 2 दशकों से बंद थी सर्विस। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के निर्णय को मिली मंजूरी। पीपीपी मॉडल पर होगा संचालन, सरकार का होगा पूरा नियंत्रण। मध्य प्रदेश में नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साधारण और ग्रामीण मार्गों में संगठित, सुविधाजनक एवं सुरक्षित यात्री परिवहन बस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ करने की स्वीकृति राज्य कैबिनेट द्वारा दे दी गई है। प्रदेश में ग्रामीण एवं साधारण मार्गों का ट्रैफिक और बसों की फ्रीक्वेंसी निर्धारित करते हुए एक व्यवस्थित प्लानिंग अनुसार यात्री बसों को चलाया जाएगा। यात्री परिवहन सेवा को प्रारंभ करने के लिए 101 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के गठन को स्वीकृति भी दी गई है। परिवहन नीति प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा इसका नाम है, और इसके माध्यम से हम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम कर सके, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की होल्डिंग कंपनी होगी, फिर 7 कंपनियां संभागों के अनुसार होगी। इंदौर, भोपाल, रीवा, जबलपुर, ऐसे उज्जैन, ऐसे अलग अलग होल्डिंग। इस नई बस सेवा की निगरानी 3 स्तरों पर होगी। राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी, क्षेत्रीय सहायक कंपनियां और जिला यात्री परिवहन समिति, जो किराया, रूट चार्ट और सेवाओं में सुधार पर निर्णय लेगी। बसों के रूट और संख्या तय करने के लिए संभागीय सर्वे होगा। यात्रियों की जरूरत के अनुसार रूट निर्धारित किए जाएंगे। तय रूट से हटकर बसें नहीं चल पाएंगी। इस सेवा में ईवी, सीएनजी और डीजल बसें शामिल रहेंगी। अनुबंधित बस ऑपरेटरों को प्राथमिकता दी जाएगी। संचालन पर सरकार का नियंत्रण होगा और सभी बसें सरकारी ई-टिकटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ी जाएंगी। जो लोग अभी तक प्राइवेट बसेस के ज़रिए ज़्यादा टिकट में सफ़र करने को मजबूर थे, उन्हें एक चीप एंड मीडियम मिलेगा। इसके अलावा जो पूरा एक मॉडल तैयार किया गया है कि किस तरीके से मॉनिटरिंग होगी, रियल टाइम पे बसेस आ रही हैं या नहीं आ रही है, पैसेंजर्स को जो सीट चाहिए वो मिली है या नहीं मिली है, पैसेंजर्स कितने सिक्योर हैं, ये सब की भी मॉनिटरिंग पूरी तरीके से होती रहेगी। इतना ही नहीं, यात्रियों और ऑपरेटर्स के लिए मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड उपलब्ध होगा। प्राइवेट ऑपरेटर सरकारी ई टिकटिंग सिस्टम मामूली कमीशन देकर इस्तेमाल कर सकेंगे। बस टर्मिनल, चार्जिंग स्टेशन, बस स्टॉप और अन्य सुविधाएं पीपीपी मॉडल पर विकसित होंगी। मध्य प्रदेश में 22 साल पहले तक सड़क परिवहन निगम की बसें चला करती थीं, लेकिन पूर्ववर्तीय सरकार ने निगम के घाटे में होने की वजह से उसको बंद कर दिया था। अब डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर सरकारी बसों को चलाने का फैसला लिया है। इस फैसले से न सिर्फ मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र बल्कि दूर दराज के इलाके के यात्रियों को आसानी होगी। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। चलिए अब मध्य प्रदेश के बाद सीधे हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान के जो कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2% महंगाई भत्ते की वृद्धि की है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। ये निर्णय लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स के लिए
फायदेमंद साबित होगा। राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी बड़ी राहत। राजस्थान में बढ़ जाएगी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी। महंगाई भत्ता बढ़ने से राज्य कर्मचारियों का डीए हुआ 55%। सरकारी कर्मचारियों का साल में 2 बार बढ़ता है डीए। भजनलाल सरकार का सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में फैसला। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के विशेष अवसर पर राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 7वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। इसका लाभ राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। हमारे राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ाया है। कर्मचारियों में बहुत खुशी की बात है। राजस्थान को सरकार को करीब 800 करोड़ का भार पड़ेगा, लेकिन फिर भी सरकार ने कर्मचारियों के हित में आर्थिक भार बढ़े 800 करोड़ का तो भी निर्णय लिया है। यह वृद्धि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए की गई है। महंगाई भत्ता उनकी जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया है, जिससे उनके वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। राजस्थान सरकार ने महंगाई भत्ता समयबद्ध बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों को काफी राहत मिली है और भजनलाल सरकार को धन्यवाद देते हैं कि हमेशा वो कर्मचारी हितैषी रहते हैं। महंगाई भत्ता 2% बढ़ने से राज्य कर्मचारियों का डीए 55% हो गया है। राजस्थान में राज्य कर्मचारियों का डीए 53% था। सरकार ने इस फैसले को कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। राज्य सरकार ने 2% महंगाई भत्ता हाथों हाथ केंद्र सरकार के अनुरूप बढ़ाया गया है। इसके तहत सभी राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को भी फायदा मिलेगा। सरकार का स्वागत करते हैं। तुरंत उन्होंने जैसे सेंट्रल ने बढ़ाया, स्टेट ने तुरंत बढ़ा दिया। राज्य सरकार द्वारा जो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है वो भी बहुत ही सराहनीय है। राजस्थान सरकार का कहना है कि वह कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस फैसले से कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ जाएगी। महंगाई का असर कुछ हद तक के लिए कम करने में मदद करेगी। केंद्र सरकार के बाद में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर नए वर्ष के अवसर पर राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ी सौगात दी है। सुमित देवड़ा, डीडी न्यूज, जोधपुर। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर स्थापित करते हुए सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव की शुरुआत की है। यह अभियान नए शैक्षणिक सत्र में बच्चों को स्कूल से जोड़ने और शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने का एक प्रेरणादायक प्रयास है। हरियाणा में प्रवेश उत्सव। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में मनाया प्रवेश उत्सव। शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने का प्रेरणादायक प्रयास। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में विभाग द्वारा पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध। कोई भी बच्चा कागजी बाधाओं के कारण नहीं रहेगा शिक्षा से वंचित। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले बेहतर विकल्प के रूप में स्थापित। हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर स्थापित करते हुए सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव की शुरुआत की है। ये अभियान नए शैक्षणिक सत्र में बच्चों को स्कूल से जोड़ने और शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने का एक प्रेरणादायक प्रयास है। सरकार के इस पहल की हर तरफ प्रशंसा हो रही है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य को संवारने के साथ साथ समाज के हर वर्ग को शिक्षा के अधिकार से जोड़ने का एक अनुपम अवसर प्रदान कर रहा है। स्कूलों को गुब्बारों, रंगोली और स्वागत द्वारों से सजाया गया है और नए बच्चों का तिलक लगाकर किताबें और यूनिफॉर्म देकर स्वागत किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने दाखिला प्रक्रिया को सरल बनाकर यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी बच्चा कागजी बाधाओं के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे। प्रवेश उत्सव एक अभियान है सरकार के द्वारा चलाया हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को स्कूल से जोड़ना है, उनको मोटिवेट करना है, घर घर जाकर स्टाफ के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से बच्चों को स्कूल की गतिविधियों से जोड़ना है। सभी स्टाफ मेंबर्स ने काम बहुत बढ़िया से किया। घर घर जाके बच्चों को मोटिवेट किया, पेरेंट्स को मोटिवेट किया, ये बताया कि हमारा स्कूल में आप एडमिशन लें, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। गवर्नमेंट यहाँ इस स्कूल में सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम यहीं पर अपने बच्चों का एडमिशन करवाएंगे।
ये अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि गरीब और प्रवासी परिवारों के बच्चे भी अब स्कूल की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो रहा है। ये अभियान बच्चों और अभिभावकों दोनों के लिए प्रेरणादायक है। मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है और यहाँ पे मेरा तिलक लगाकर स्वागत भी किया गया, मुझे बुक्स भी दी हैं और मुझे यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा लगा है। मैं अपने यहाँ पर मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और अपने सपनों को भी पूरा करूँगी। स्कूल के स्टाफ ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बच्ची का तिलक लगाकर स्वागत किया। मैं इसके लिए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और मेरी बच्ची को पढ़ाने के लिए आया हूँ। बहुत ही बढ़िया स्कूल है जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है स्कूल में एडमिशन करवा कर। हरियाणा सरकार का ये प्रयास सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के मुकाबले बेहतर विकल्प के रूप में स्थापित कर रहा है। हरियाणा सरकार की ये पहल न केवल शिक्षा को उत्सव का रूप दे रही है, बल्कि समाज में ये संदेश भी फैला रही है कि हर बच्चा शिक्षित हो, यही राज्य के उज्जवल भविष्य की नींव है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब बात करते हैं झारखंड भाजपा की। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व जारी है और संगठनात्मक चुनाव को जल्द पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर 3-4 नामों पर चर्चा भी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में भाजपा को जल्द मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। संगठनात्मक चुनाव के बाद जल्द हो सकती है घोषणा। राजनीतिक गलियारे में 3 से 4 नामों की चर्चा तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं बाबूलाल मरांडी। झारखंड में नए सिरे से संगठनात्मक ढांचा तैयार करने में जुटी भाजपा। विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त को भूलकर भारतीय जनता पार्टी अब नई रणनीति के साथ झारखंड की राजनीति को नया आयाम देने में लगी है। बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष का नेता बनाए जाने के बाद अब यह साफ है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी नए चेहरे को मिलेगी, जिसके लिए 3-4 नामों की चर्चा इन दिनों राजनीतिक गलियारे में है। झारखंड में प्रदेश भाजपा का सिरमौर कौन होगा, यह इन दिनों चर्चा में है। राजनीतिक गलियारों में 4 नामों के कयास लगाए जा रहे हैं, जिनमें सबसे ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास नजर आ रहे हैं, जो पिछले दिनों राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद सक्रिय राजनीति में वापसी की है। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो, आदित्य साहू और मनीष जायसवाल का नाम भी चर्चा में है। झारखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा कि जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व इस पर मुहर लगाएगी। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जिस पर भी ये करेगा, भरोसा करेगा। हमारे यहाँ सभी नेता इसमें सांगठनिक गतिविधियों में बहुत योग्य लोग हैं। संगठनात्मक चुनाव पूर्ण होने में हो रही देरी पर भाजपा मीडिया प्रभारी ने कहा कि जिलों में यह प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें हालांकि थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन सब कुछ समय पर हो जाएगा। विधानसभा के चुनाव होने थे, इसलिए चुनाव प्रक्रिया के कारण हमारी सदस्यता बाद में प्रारंभ हुई। देश में पहले प्रारंभ हो गई थी, बाद में प्रारंभ हुई, और उस नाते
हम सांगठनिक जो संगठन पर्व है वो थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुआ हमारे यहाँ। श्री पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रक्रिया के तहत पार्टी सदस्यों को कार्यभार सौंपती है। संगठन पर्व के दौरान कई लोगों को सदस्यता दिलाई गई है, जिन्हें बहुत जल्द कार्यभार सौंपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्व त्योहारों के बाद मंडलों और जिलों से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक नामों की घोषणा कर दी जाएगी। इसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बीच में पर्व त्यौहार भी आ रहे हैं और सबको देखते हुए हम लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द ही हमारी प्रदेश स्तर की भी समिति बनेगी। संगठन पर्व के जरिए भाजपा झारखंड में नए सिरे से संगठनात्मक ढांचा तैयार करने के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुटी है। नए नेता और नए जोश के साथ भाजपा झारखंड में अपने पुराने तेवर में लौटने को तैयार है। उम्मीद है कि जल्द ही यहां भाजपा का नया संगठनात्मक चेहरा तैयार होगा और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा, जिसका कार्यकर्ताओं के साथ झारखंड की जनता को भी इंतजार है। रांची से प्रणय और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। तो भारत@7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।